नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षा का दौर प्रारंभ होने ही वाला है और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि परीक्षा की तैयारी करनी है तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो आज ऐसे ही हम एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसका मैंने पहले वीडियो भी अपलोड किया है जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं आज वर्ग माध्य मूलमान। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने परिभाषा लिख रखा है क्योंकि आपका समय बचत होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है एक पूर्ण चक्र में ये जो धारा है, धारा आई के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं और इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, है ना। IRMS मतलब समझ आ गया ना, रूट मींस स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका मान हमें निकालना है, तो इसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यवर्ती धारा के लिए क्या होता है, यहां पर यदि हम प्रत्यवर्ती धारा की बात करते हैं इस पार्ट में, तो प्रत्यवर्ती धारा के लिए हम एक सूत्र जानते हैं। ये क्या होता है हमेशा I बराबर I0 साइन और ये हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। इनको हम पहले से जानते हैं, तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे व्यंजक को वर्ग माध्य मूलमान को सिद्ध करना है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अतः यदि ये किसका मान है, प्रत्यवर्ती धारा के लिए सूत्र है, तो इस परिभाषा से वर्ग माध्य मूलमान जो कह रहा है, इसके तहत धारा का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है, यहां पर देख लीजिए। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं परिभाषा से, है ना। तो वर्ग माध्य मूलमान जो है ये किसके बराबर होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है एक पूर्ण चक्र में धारा के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। इसका मतलब यह है परिभाषा से ही यदि हम इसको लिखना चाहें तो यहां पर देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये IRMS स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये स्पष्ट रूप से आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये उसके वर्ग माध्य मूल के बराबर होता है। और एक चक्र किसे कहते हैं जी, जब कोई धारा जो है किसी मार्ग में चले, ये देखो ऐसा, तो हम क्या करते हैं, यहां से जब यहां तक जाएंगे, है ना, यहां से यहां तक पूरा, तब वो क्या कहलाएगा, एक पूर्ण चक्र कहलाता है। देखो यहां से यहां तक आया तो अर्ध चक्र है, और यहां से यहां तक पुनः गए तब वो क्या कहलाएगा, पूर्ण चक्र कहलाएगा। तो पूर्ण चक्र के लिए क्या करते हैं, अर्ध चक्र के लिए क्या करते हैं, T/2 करते हैं ना, और ये अर्ध चक्र के लिए फिर T/2 होगा। तो कुल मिलाकर पूर्ण चक्र के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, T लिखेंगे ना। तो इसी का उपयोग आपको करना है यहां पर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, IRMS स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और चूंकि पूर्ण चक्र के लिए है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से 0 से T, और इसको आपको करना पड़ेगा समाकलन। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मैं केवल समझाने के लिए बनाया था, इसको हम मिटा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर, यहां से देखिए समीकरण नंबर 1 से आप I का मान, यहां देखिए I का मान इतना जो दिया है उसको आप रख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा स्पष्ट रूप से समीकरण नंबर 1 से I का मान किसमें, समीकरण नंबर 2 में, है ना, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगा IRMS का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 0 से T तक, अभी मैंने लिखा था ना, यहां पर आपको पूर्ण चक्र के लिए करना है, तो पूर्ण चक्र के लिए क्या है, T है। अब देखिए I का जो मान है, यहां से I देखो, I बराबर I0 साइन ओमेगा T है ना, इसको मान आप यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I0 फिर साइन ओमेगा T, चूंकि देखो होल स्क्वायर है तो यहां पर I का अलग से स्क्वायर होगा और साइन का स्क्वायर अलग से होगा, और ये हो जाएगा
डी टी, और बटे, देखिए बटे टी पहले से है भाई, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब इनमें से जिनका समाकलन नहीं होता है उनका हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे उनको, तो यहां पर आ जाएगा आपका इस प्रकार का आई आर एम एस स्क्वायर बराबर, देखो आई जीरो का समाकलन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, टी का नहीं होगा, टी भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए समाकलन किनके सापेक्ष कर रहे हैं हम, स्मॉल टी के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये क्या है, बड़ा टी है ना, कैपिटल है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जो बचा वो 0 से टी तक का आप समाकलन करना है, और आपको करना होगा समाकलन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, और ये हो जाएगा डी टी। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं का हमें समाकलन करना है। अब यदि हमने समाकलन के नियमों को पढ़ा है, समाकलन के कुछ सूत्र जो होते हैं उनको यदि हम जानते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हमको इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम इनके समाकलन तो नहीं जानते, क्योंकि साइन स्क्वायर का समाकलन हमको पता नहीं है, लेकिन साइन का होता या कॉस का होता तो हमें उनका पता है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किस रूप में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम जानते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं सूत्र को, चूंकि एक सूत्र हम जानते हैं साइन, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका जो मुख्य सूत्र होता है ये होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि 2 थीटा है तो यहां पर केवल थीटा होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र में यदि मैं 2 थीटा, यहां पर जो थीटा दिख रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू मैं क्या रख दूं, ओमेगा टी रख दूं। याद रखिए, मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या रखना है, ओमेगा टी रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं हमें मान किसका निकालना है। इस समीकरण में देखिए आपको केवल ये देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रखना है, और आपको केवल इतने का मान चाहिए, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपको क्या करना है, इनका मान निकालना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हम इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, ये देखिए ये इधर आया तो प्लस हो गया, लेकिन ये उधर जाएगा तो 1 तो रहेगा ही, और ये उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। मान आपको किसका निकालना है, केवल इतने का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये देखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, ये ओमेगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये जो समीकरण दिख रहा है ये वाला, इसी समीकरण को ये देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है, तो यहां पर जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है इस जगह हमें रखना होगा। तो इसको हम चलो समीकरण नंबर क्या मान देते हैं, 3 मान देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 3 में किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रखने पर, ठीक है। तो हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रखना होगा, यहां से इसमें रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा, ये है ना, रूट मीन वैल्यू जो बोलते हो, रूट मीन स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, आई जीरो तो अलग से है, स्क्वायर उनका, यहां पर टी पहले से है, यहां पर देखिएगा अब इसका मान रख देना है। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रखना होगा आपको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान इतना रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और पूरे का बटे कितना है 2, और यहां पर पूरे का क्या करना है, टी के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। लिमिट तो आपको पता है 0 से टी तक। अब इनका हमें जब समाकलन करना है, तो देखिए जो संख्या दिख रहा है उसका तो समाकलन होगा नहीं, तो संख्या को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2t, ठीक है। 2 को हमने सामने ला दिया, आपके पास इधर कितना बच गया। अब इनका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन कितना होता है, ये तो आप जानते हैं ना, किसी भी संख्या का जब आप समाकलन करते हो, ऐसा अगर x का कर रहे हैं, अगर कुछ भी ना लिखा हो, जैसे मुझे इसको dx कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या मानते हैं 1, तो इसका समाकलन कितना होता है, 1 से होता है, ये तो आपको पता होगा। मतलब 1 का मतलब कोई भी संख्या का समाकलन करते हैं तो जिनके सापेक्ष कर रहे होते हैं वो आता है। तो यहां पर हम किनके सापेक्ष कर रहे हैं, 1 तो है, और कर किसके सापेक्ष रहे हैं, टी के सापेक्ष। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा माइनस। अब आपको पता है कॉस का समाकलन कितना होता है, कॉस का समाकलन तो साइन होता है, लेकिन याद रखिए यदि यहां पर कोई भी गुणांक दिया हो, यहां पर जिसे टी के सापेक्ष कर रहे हैं,
और उनके सापेक्ष कुछ भी गुणांक हो, वो गुणांक क्या होता है समाकलन में नीचे में आता है, बटे में आता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ऋण तो है, यहां पर हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी ऐसा होगा, और बटे में जो टी का गुणांक है वो नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। और ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा, टी तो रहेगा ही और नीचे में रहेगा शून्य। ये उनका लिमिट है भाई, ये देखो समाकलन करने के बाद, मतलब इनको हम निश्चित समाकलन बोलते हैं। तो इस प्रकार अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इनका वैल्यू रखना है। तो इनका मान हम यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये देखिए I0 का स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा 2t। यहां पर देखते रहिए, मैं बहुत आसानी से मान रख रहा हूं। देखिए जहां जहां पर t आया है वहां पर हम बड़ा टी रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा टी, माइनस यहां पर क्या है, ये देखिए साइन 2 ओमेगा, और जो छोटा टी है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, बड़ा टी रखेंगे, और बटे यहां पर क्या है 2 ओमेगा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या रखना है, नीचे का वैल्यू में रखना है यहां पर। तो टी का मान शून्य रखेंगे तो शून्य ही होगा, और सेकंड मान रखते हैं वहां पर ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। तो देखो अब यहां पर ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और इसका मान शून्य रखेंगे तो शून्य ही आएगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने लिमिट का मान रख रखा है। अब हमें क्या करना है, टी का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को यहां पे रखना है। देखो जहां पर टी आया है, यहां पर टी आया है, यहां पर टी आया है, इनको हम चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसके बाद टी का वैल्यू रख सकते हैं, और चाहे तो टी का वैल्यू पहले से रख सकते हैं। अब टी का मान कितना होता है, उनको पहले हम इनको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए I0 का स्क्वायर 2t गुणित ये t हो जाएगा, इनके साथ गुना हो गया, माइनस यहां पर इनका पुनः इनके साथ गुना हो जाएगा, तो I0 का स्क्वायर यहां पर 2t इंटू यहां पर इनसे गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर तो नहीं है, साइन 2 ओमेगा, और ये बड़ा t, और बटे नीचे में क्या है 2 ओमेगा। ये देखिए इसका मान आपको क्या करना है, रखना है। अब जो t का वैल्यू है ना, जो बड़ा t होता है वो क्या होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। आइए मैं अब यहां पर t का वैल्यू रखता हूं, तो t का मान कितना होता है उसको हम यहां पर लिखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें I स्क्वायर RMS लिखना है। ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू, यहां पर आपको से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप समीकरण नंबर जो भी है बोलना चाहो और नहीं बोलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसी में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो यहां पर देखिए उस पर मान रखने के लिए हमें जानते हैं, यहां पर लिख देंगे, हम जानते हैं लिख देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि बड़ा टी जो है ना, ये कितना होता है 2 पाई ओमेगा होता है। अब इस 2 पाई ओमेगा का मान को इसमें आपको क्या रखना है, रख देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए ये भी टी है और ये भी टी है, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कटा देंगे। तो आपके पास जो बच रहा है इस मान को क्या करना है, इसमें रखना है। इसको हम समीकरण नंबर 4 मानते रहते हैं ताकि हमको सुविधा होगा। ये देखिए ये लो, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देते हैं, इतना मान तो हो गया, यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 4 में टी का मान रखने पर। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार जो स्टेप आता है इनको बच्चे कई प्रकार से हल करते हैं। कई बार क्या है, टी का वैल्यू पहले रख देते हैं, या फिर कई बार पहले इसको हल कर देना चाहिए उसके बाद वैल्यू रखना चाहिए। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, आपका आंसर उतना ही आएगा। ये देखिए अगर मैं मान रखता हूं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RMS लिख देंगे बराबर, यहां पर आपके पास कितना बचा, ये बचा है I0 स्क्वायर, और ये कितना बच गया नीचे में 2, और यहां पर देखिए माइनस लिखा है। अब यदि मैं यहां पर मान रखता हूं 2 ओमेगा, और टी का मान कितना रखता हूं, देखिए यहां पर 2 पाई और ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा तो कट जाएगा, और नीचे में आपका क्या बचा है 2t बचा है इंटू 2 ओमेगा बचा है। लेकिन याद रखिए आपको यहां पर एक ध्यान देना है कि साइन, यहां पर देखो 2 बचा है, 2 और 2 यहां पर कितने, 2 दूनी 4, मतलब साइन 4 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका वैल्यू यदि हम रखते हैं तो नीचे में कुछ भी संख्या हो उनसे हमें क्या मतलब, यदि ऊपर 0 आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, यहां तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है यदि इसके वैल्यू को मैं रख दूं, यहां पर 2 2 4 हो गया ना, तो 4 पाई हो गया, और पाई का मान तो 180 अंश होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर RMS बराबर, आपके पास केवल इतना ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आप मान को पहले रखो यहां पर, चाहे बाद में रखो, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I RMS बराबर कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा रूट में, ये i का स्क्वायर हो जाएगा I0 का, और ये हो जाएगा 2। इसको जब आप हल करते हो तो आपको देखो वर्ग 2 बार आया है ना, तो यहाँ ऊपर में निकल जाएगा i और नीचे में बन जाएगा √2। तो दोस्तों यही जो है क्या है, आंसर है। लेकिन इनका आंसर आपको निकालना है, अभी इसका पूरा आंसर नहीं निकला है, यहाँ पर 0 होगा। √2 का मान कितना होता है, अब हमें चूंकि हमें 4 का या फिर 9 का या फिर 16 का वर्ग तो पता होता है वर्गमूल, लेकिन हमें 2 का नहीं पता होता है। लेकिन आपको 2 के वर्ग निकालने हैं, तो आप याद रखिएगा इसका मान को आप लिख लीजिएगा, 2 बराबर होता है 1.414, इतना मान होता है किसका, √2 का मान। तो यहां पर इसका मान यदि मैं यहां पर रखूं तो कितना हो जाएगा, इसी मान को यदि मैं यहां पर रख दूं तो ये हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, I0 बटे 1.414। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ऐसा मान सकते हैं। तो इसका मतलब तो यह है ना कि यदि हम 1 को 1.414 से भाग दें तो इसका मान आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 707, और ये हो जाएगा I। तो कुल मिला के आपका जो मुख्य आंसर है ना, लास्ट में जो आंसर आया वो क्या आया, IRMS इज इक्वल टू यहां पर आया 0.707 और यहां पर आ गया I। तो ये आपका मुख्य सूत्र है ना, यही है आपका वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस व्यंजक को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपको यहां पर √2 का मान याद करने में परेशानी हो रही है तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया है। तो आप इसका वीडियो देखिएगा और आप आसानी से इसका इस प्रकार वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, और यदि आपको बहुत आसानी से समझ आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।